बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजकल बहुत सी सियासी जमातें जो हैं वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही हैं। तहरीक इंसाफ कहती है उसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। इसी तरह पीपल्स पार्टी भी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है। जमात इस्लामी भी ऐसी ही कोई बातें कर रही है। मुस्लिम लीग नून जो है वो कह रही है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं वो इलेक्शन की तैयारी करें, और ये दरअसल पहले ही इनको पता है कि हमने हार जाना है, इसलिए लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा अहम मसला है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों मांगी जाती है? जब 2018 का इलेक्शन हो रहा था, तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही थी, और उस वक्त तहरीक इंसाफ जो है वो इसी किस्म की बातें करती थी जैसी आजकल मुस्लिम लीग नून कर रही है। तो इस मामले का ताल्लुक दरअसल हमारे इलेक्शन के सिस्टम के साथ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान में तकरीबन हर इलेक्शन जो है वो रिग होता है, उसमें धांधली होती है। वो क्यों होती है? कि पाकिस्तान में कानून की और आइन की बालादस्ती नहीं है। तो इसको कैसे रोका जा सकता है? ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ये सबको कैसे मिल सकती है? ये एक बड़ा अहम सवाल है। तो इसका जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसले आ चुके हैं जिसमें यह कहा गया है कि इलेक्शन में धांधली को रोकने के लिए सियासत में जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका किरदार ख़त्म किया जाए। आजकल आप देख रहे हैं ना कि फैज़ाबाद धरना केस की जो जजमेंट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे सुप्रीम कोर्ट हेयरिंग कर रही है। ये जो जजमेंट है ये मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने 2019 में लिखी थी, और इस जजमेंट में उन्होंने ज़िक्र किया है कि जो पॉलिटिक्स में इंटेलिजेंस एजेंसीज का जो रोल है वो ख़त्म होना चाहिए। और इस बारे में उन्होंने अपनी इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट की 2012 की एक जजमेंट का हवाला दिया है, वो है असगर खान केस में जजमेंट। और फैज़ाबाद धरना केस की जजमेंट में कहा गया कि असगर खान केस में जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। और फिर जो फैज़ाबाद धरना केस की जजमेंट है उसमें तकरीबन वही बातें की गई हैं जो असगर खान केस में जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसमें कही गई। उसमें भी कहा गया कि पॉलिटिक्स में इंटेलिजेंस एजेंसीज का और फौज का किरदार नहीं होना चाहिए, और जो फैज़ाबाद धरना केस की जजमेंट है उसमें भी यही बात कही गई है। एक फ़र्क है इन दोनों जजमेंट्स में। जो 2012 में जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी असगर खान केस में, वो ऐसे जर्नैलों और फौजी अफसरान के बारे में थी जो रिटायर हो चुके थे। और जो 2019 में फैज़ाबाद धरना केस की जो जजमेंट है, ये उन फौजी अफसरान के बारे में थी जो सर्विंग थे, जो हाज़िर सर्विस थे। जनरल फैज़ हमीद हाज़िर सर्विस थे। तो बाद में वो डीजीआईएसआई भी बन गए थे। इसके अलावा भी उसमें कुछ इदारों का नाम लिखा गया है, इंडिविजुअल्स का नाम नहीं लिखा गया, लेकिन वो इशारा जिन इंडिविजुअल्स की तरफ है, वो उस वक्त 2019 में हाज़िर सर्विस थे। तो आपको बताना ये है कि ये आजकल जो कुछ जजेस जो हैं उनके खिलाफ रेफरेंस दायर हो रहे हैं, और जो हमारी जुडिशरी में एक क्लियर आपको डिवीजन नज़र आती है, इसकी वजह भी फैज़ाबाद धरना केस की जजमेंट है। जब 2019 में ये जजमेंट आई थी, तो उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा, उन्होंने उस वक्त ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग्स में सहाफ़ियों को और कुछ सियासतदानों को ये कहना शुरू कर दिया था कि ये जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो है ये ठीक आदमी नहीं है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और फिर इमरान खान की जो हुकूमत है उसके ज़रिए ज़बरदस्ती जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के खिलाफ एक रेफरेंस दायर करवाया गया, और फिर वो जो रेफरेंस है उसने सुप्रीम कोर्ट में एक डिवीज़न क्रिएट की, जो जो कि सबको पता है कि वो डिवीज़न जो है वो सबके सामने आ गई। और फिर काजी फ़ायज़ साहब ने उस केस को फाइट किया और वो उसमें सुरखरू हो गए, उन पे तमाम इल्ज़ामात गलत साबित हो गए। अब वैसे ही रेफरेंसेस जो हैं वो दीगर जजेस के खिलाफ फाइल किए जा रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेता, बताना सिर्फ ये है कि ये जो फैज़ाबाद धरना केस है, इसने न सिर्फ ये कि जो पाकिस्तान की जो सुपीरियर जुडिशरी है उसके जजेस को तकसीम किया, बल्कि इस पर इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से पाकिस्तान की सियासत में बहुत से मसाइल पैदा हुए हैं, और इसीलिए आज भी लोग लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। कल तक 2018 में तहरीक इंसाफ जो है वो जालिम थी और मुस्लिम लीग नून मजलूम थी। आज तहरीक इंसाफ मजलूम है और मुस्लिम लीग नून जालिम है, और इसकी वजह क्या है कि असगर खान केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद नहीं हुआ, फैज़ाबाद धरना केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद नहीं हुआ। फैज़ाबाद धरना केस क्योंकि 2019 में हुआ तो इस पे मैं बाद में आऊँगा। पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो जो असगर खान केस है, ये दरअसल है क्या? क्योंकि ये बहुत ही एक डिटेल्ड जजमेंट है, और ये पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स के और हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, बल्कि तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स हुआ उनका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ है, उनको ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ही डिटेल के साथ वाज़ेह किया गया कि रिगिंग जो है वो कैसे होती है।
मैं मेरे पास मौजूद है ये जजमेंट जो है, ये डिटेल जजमेंट ऑन असर खान केस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और मैं जो भी बातें आपके सामने अभी करूंगा वो सारी की सारी इस जजमेंट में लिखी हुई हैं। लेकिन मैं आपको पहले इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूं कि ये है क्या। ये जो जजमेंट है जी सुप्रीम कोर्ट की, ये 1990 का जो इलेक्शन था, ये उसमें रिगिंग के बारे में ये जजमेंट है। अब जो 1990 का इलेक्शन था, ये कैसे हुआ था? 6 अगस्त 1990 को उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे गुलाम इसाक खान, उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहबा उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी, उनकी हुकूमत को बरतरफ कर दिया था। और उन्होंने उनको बरतरफ करके गुलाम मुस्तफा जतोई साहब जो हैं उनको बनाया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और पंजाब में नवाज शरीफ साहब जो हैं वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे। और फिर इलेक्शन हुआ, और इस दौरान में जनरल असद दुरानी जो है उनको आईएसआई का सरबराह मुकर्रर किया गया। और उन्होंने कुछ सियासी जमातें जो कि पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ थी उनमें रकूम तकसीम की, और इस तरह से जो नवाज शरीफ है उनको अक्सरियत दिलवाई गई और वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। लेकिन फिर उसी गुलाम इसाक खान ने बतौर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान 1993 में नवाज शरीफ की हुकूमत को भी बरतरफ कर दिया। और फ़र्क ये था कि जब बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत बरतरफ हुई तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पटिशन दायर की, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इनकी हुकूमत को सही बरतरफ किया, ये बहुत करप्ट गवर्नमेंट थी। लेकिन जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट बरतरफ हुई 1993 में और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर की, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये नवाज शरीफ को तो गलत बरतरफ किया गया, तो इनके साथ तो बड़ी ज्यादती हुई है, तो उनको रिस्टोर कर दिया गया। लेकिन फिर बाद में हालात ऐसे पैदा हुए कि नवाज शरीफ साहब ने खुद ही असम्बली जो है उसको डिजॉल्व करने का फैसला कर लिया। और फिर 1993 में इलेक्शन हुआ, तो उस इलेक्शन में बेनज़ीर भुट्टो साहबा को अक्सरियत मिल गई, वो फिर प्राइम मिनिस्टर बन गई। अब जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा प्राइम मिनिस्टर बन गई, तो उनको यह पता चल चुका था कि मेरे साथ 1990 में क्या हुआ है। तो उनके वजीर दाखिला थे मेजर जनरल रिटायर्ड नसीरुल्लाह खान बाबर साहब। तो नसीरुल्लाह बाबर साहब जो हैं वो उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे जनरल वहीद काकड़ साहब, वो उनके पास गए और उनको बताया जी कि हमारे इल्म में ये बात आई है कि कुछ फौजी अफसरान जो हैं 1990 में उन्होंने धांधली की थी और हम उसकी इंक्वायरी करना चाह रहे हैं, तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने कहा हम कार्रवाई नहीं करेंगे, आप इस पर पहले अपनी इन्वेस्टिगेशन कर लें। तो एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की एफआईए ने, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की। अब वो जो असद दुरानी साहब थे जिन्होंने 1990 में बतौर डीजीआईएसआई बेनज़ीर भुट्टो की जो पार्टी है उसको आइसोलेट करने के लिए, उसको हराने के लिए सियासतदानों में पैसे बांटे थे, धांधली कराई थी, तो वो रिटायर हो चुके थे। पीपल्स पार्टी ने क्या किया कि पीपल्स पार्टी ने उनको जर्मनी में एम्बेसडर लगा दिया, और उसके बाद जो एफआईए है उसने असद दुरानी साहब से कहा कि जनाब ये आपने तो 1990 में धांधली की थी, हम इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं और हमने आर्मी चीफ जनरल वहीद काकड़ से भी पूछ लिया, तो ज़रा अपना एक स्टेटमेंट दें। अब क्योंकि वो एम्बेसडर बने हुए थे जर्मनी में, उन्होंने नौकरी बचानी थी, तो उन्होंने जनाब एक हल्फिया बयान लिख के दे दिया जनरल नसीरुल्लाह बाबर को, और उसमें उन्होंने ये लिख दिया कि बतौर डीजीआईएसआई मैंने 1990 के इलेक्शन में किन किन सियासतदानों को डोनेशन दी, यानी कि जो रकम दी गई वो डोनेशन के नाम पे थी। और उसके बाद जो नसीरुल्लाह बाबर साहब हैं उन्होंने कुछ अर्सा तो खामोशी इख्तियार की, और फिर उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे, कौमी असम्बली के जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे उन्होंने एक तकरीर कर दी और कहा जी ये देखें मेरे पास एफिडेविट है असद दुरानी का, और उसने बताया है कि जी 1990 के इलेक्शन में धांधली हुई थी। अब ये जो तकरीर थी कौमी असम्बली में, ये नसीरुल्लाह बाबर साहब ने की 1996 में, जब उनको पता चला कि अब दोबारा हमारी हुकूमत जो है उसके खिलाफ कॉन्स्पेरेसी शुरू हो चुकी है और हमें निकाला जाएगा। तो उन्होंने प्रिएम्प्टिव मेजर के तौर पे एक काउंटर एक्शन किया और तकरीर की और कहा जी कि हमारे खिलाफ आईएसआई ने 1990 में हमारे खिलाफ कॉन्स्पेरेसी की थी। तो जब उन्होंने वो तकरीर की तो जो एयर मार्शल असगर खान है जो कि तहरीक इस्तकलाल के सरबराह थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन दायर कर दी, और उस पटिशन में उन्होंने कहा जी कि ये नसीरुल्लाह बाबर साहब ने जो तकरीर की है इसकी रोशनी में जनरल असलम बेग और असद दुरानी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इस तरह जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे सजाद अली शाह साहब, उन्होंने एक प्रोसीडिंग शुरू की, फिर वो रिटायर हो गए या उनको इस्तीफा देने पे मजबूर कर दिया गया, और फिर सईद उस्मान सिद्दीकी साहब आए, फिर ये मामला जो है ये कई साल तक इसी तरह चलता रहा। और फाइनली 2012 में जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, वो थे, और उनके साथ दो जजेस थे, जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब और जस्टिस खिलजी आरफ साहब। तो इन 3 जजेस ने फिर असगर खान केस में फैसला लिखा। अब ये जो असगर खान केस में जो फैसला है,
ये बड़ा अहम फैसला है और मैं इसके बारे में इतनी डिटेल आपको क्यों बता रहा हूँ कि इस केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुझे भी बुलाया और जो असगर खान केस की जो जजमेंट है, इसका जो पैरा 15 है अगर आप देखें तो उसमें उन्होंने मेरा नाम लिखा हुआ है कि जी मैंने भी कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कि लॉ मिनिस्ट्री से और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड से गायब हो गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट वो डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रही थी और अल्टीमेटली फिर सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बुलाया और मैंने वो डॉक्यूमेंट्स में वो सुप्रीम कोर्ट को दी ताकि जो उनकी एविडेंस है वो मुकम्मल हो जाए। तो इसमें इसके अलावा जो है मैंने बतौर एक जर्नलिस्ट के असलम बेग साहब से भी मैंने इस पे कई दफ़ा बात की थी, असद दुरानी साहब से भी बात की थी और इसमें यूनुस हबीब साहब थे, उनके साथ भी मैंने इंटरव्यू किया। और जो असलम बेग साहब से और दुरानी साहब से मेरी बात हुई थी वो 2012 की जजमेंट से पहले हुई थी, लिहाजा वो तो सही बात नहीं उस वक्त बता रहे थे। बाद में फिर उनको बहुत कुछ बताना पड़ा और यूनुस हबीब साहब जो हैं उन्होंने तो मुझे सब कुछ बता दिया था जो कि रिकॉर्ड पर भी मौजूद है। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो जजमेंट है असगर खान केस में, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, इसमें एक तो ये बताया गया है कि ये जो हमारी जो पाकिस्तान की सियासत में जो इंटेलिजेंस एजेंसियों का किरदार है ये शुरू कैसे हुआ है। तो इसमें उन्होंने बताया कि जी 1975 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने आईएसआई के अंदर एक पॉलिटिकल सेल कायम किया और आईएसआई को चीफ एग्जीक्यूटिव यानी कि प्राइम मिनिस्टर के मतहत कर दिया। तो इस तरह फिर आईएसआई का सियासी इस्तेमाल शुरू हुआ क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर को जवाबदेह था। लेकिन बाद में साफ नज़र आता है कि ये जो आईएसआई है ये समटाइम्स प्राइम मिनिस्टर की मर्जी के बगैर भी बहुत कुछ करती रही है। लेकिन मैं इस फैसले की जो तफसील है वो मैं बाद में आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि असद दुरानी साहब ने जो हल्फिया बयान दिया वो एक दफ़ा नहीं दिया, उन्होंने वो हल्फिया बयान 2-3 दफ़ा दिया। पहला जो बयान था वो 1994 में दिया, उसमें बताया जी कि उन्होंने किस किस को पैसे दिए। फिर उन्होंने 1997 में एक और बयान दिया और उसमें उन्होंने इजाफा किया उसमें, और फिर 2012 में उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए तो मजीद बहुत कुछ बताया। अब जरा देखें जो ये इस जजमेंट में क्या क्या लिखा हुआ है। ये जो मैं भी बता रहा हूँ आपको इस जजमेंट में, मीर अफजल खान जी एक चीफ मिनिस्टर होते थे केपीके के, तो उनको असद दुरानी साहब ने अपने कुछ अफसरों के जरिए 1 करोड़ रुपया दिया। नवाज शरीफ साहब को 1990 में 25 लाख रुपया दिया और फिर बाद में बताया गया कि 1993 में भी उनको पैसे दिए गए और वो 35 लाख थे। एक जनरल रफाकत साहब होते थे, उनके जरिए मीडिया में पैसे तकसीम किए गए 56 लाख रुपए। 1990 के इलेक्शन में आईजीआई को सपोर्ट करने के लिए 56 लाख रुपए जनरल रफाकत के जरिए सहाफ़ियों में तकसीम किए गए, मीडिया हाउसेस में तकसीम किए गए। और पीर पगारो साहब, इनको 20 लाख रुपए दिए गए। और कुछ हमारे जो सहाफ़ी हैं उनके नाम भी इसमें मौजूद हैं, बुज़ुर्ग हैं। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में उनके नाम लिखे हैं तो मैं सियासतदानों के नाम ले रहा हूँ, तो अगर मैं सहाफ़ियों के नाम नहीं लूँगा तो मुझे कोई ना कोई कानूनदान ये कहेगा कि आपने डंडी मारी है, तो मैं डंडी नहीं मारना चाहता। तो हमारे बुज़ुर्ग हैं अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब, इनके नाम के सामने 5 लाख रुपए लिखा गया है। और मुस्तफ़ा सादिक साहब, इनके सामने भी यही रकम है। सलाउद्दीन साहब तकबीर के एडिटर थे, इनके नाम के सामने 3 लाख रुपए लिखा गया है। जाम यूसुफ साहब थे जी, बलोचिस्तान के एक चीफ मिनिस्टर होते थे, इन्होंने 7.5 लाख रुपए लिया। गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब जो 1990 में केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने 50 लाख रुपए लिया। मुजफ्फर हुसैन शाह साहब सिंध के सियासतदान हैं, इन्होंने 3 लाख रुपए लिया। अरबाब गुलाम रहीम सिंध के साबिक चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने भी 2 लाख रुपए लिया। यूसुफ हारून साहब, इन्होंने 5 लाख रुपए लिया। और हफीज़ पीरज़ाद साहब ने जी 30 लाख रुपए के 6 चेक वसूल किए। अब यहां पे मैं वजाहत करना चाहता हूं कि हफीज पीरज़ाद साहब वाज नॉट अ डायरेक्ट बेनिफिशरी ऑफ 3 मिलियन रुपीस। वो 30 लाख रुपया जो है वो हफीज पीरज़ाद साहब ने किसी और को दिया, और वो किसी और को किसको दिया, ये आप बड़ी एक हैरान कुन कहानी है जो इसमें नहीं है, असगर खान केस की जजमेंट में नहीं है, ये बाद में हमें पता चली और हफीज पीरज़ाद साहब की जुबानी पता चली। और उन्होंने बताया कि जनाब मुझे प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक खान ने बुलाया प्रेसिडेंट हाउस में और कहा जी कि हम बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ और पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक ग्रैंड यूनाइटेड फ्रंट बना रहे हैं, तो आप हमारी मदद करें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसमें आईजीआई का इत्तेहादी नहीं बन सकता। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर आप सिंध में जो नेशनलिस्ट फोर्सेज हैं उनके साथ बात करें। तो गुलाम इसहाक ने पता क्या कहा जीएम सैयद को,
गुलाम साहब ने पता क्या कहा हफीज़ पीरज़ादा साहब को कि जीएम सैयद के पास जाएं आप। और पीरज़ादा साहब कहते हैं फिर मैं जीएम सैयद साहब के पास गया। जीएम सैयद साहब जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते थे, सिंधु देश बनाना चाहते थे। सिंध में कुछ लोग उनका बड़ा एहतराम करते हैं। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, ये अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा साहब ने ऑन द रिकॉर्ड एक मतीउल्लाह जान को इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने ये बात कही थी। फिर वो प्राइवेटली भी हमें बहुत कुछ बताते रहे। और फिर जब उनकी वफात हो गई थी तो मैंने 3 सितंबर 2015 को एक आर्टिकल लिखा था और उसमें भी मैंने ये बात लिखी थी कि Ghulam Ishaq Khan, the president of Pakistan, gave orders to army chief passed the orders to the DGISI और DGISI असद दुरानी साहब जो हैं वो कराची जाते हैं, हफीज़ पीरज़ादा साहब को मिलते हैं और जीएम सैयद साहब की पार्टी से वाबस्ता जो 6 उम्मीदवार हैं, जो सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं, पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको 5-5 लाख रुपए के 6 चेक देते हैं और पीरज़ादा साहब जो हैं वो जीएम सैयद साहब के ज़रिए वो चेक उनको पहुँचा देते हैं। लेकिन आप देखें कि आईएसआई के ज़रिए जो पैसे दिए गए जीएम सैयद साहब को, जो पाकिस्तान तोड़ना चाहते थे, तो फ़ायदा कोई नहीं हुआ। वो एक भी बंदा जो है वो जीत नहीं सका, सारे के सारे हार गए। बताना सिर्फ ये है कि ये जनरल ज़ियाउल हक साहब जो हैं उन्होंने भी अपने दौरे हुकूमत में बतौर आर्मी चीफ एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जीएम सैयद साहब के साथ बड़ी दोस्ती बना के रखी अगेंस्ट पीपल्स पार्टी। और बाद में जो प्रेसिडेंट गुलाम इसाक खान साहब हैं उन्होंने भी जनरल ज़ियाउल हक की रवायत को आगे बढ़ाया और उन्होंने भी एक एंटी पाकिस्तान पार्टी जो है उसको पैसे दिए थ्रू आईएसआई टू डिफीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अच्छा, अब इसमें दोबारा मैं आ जाता हूँ। इसमें सिर्फ ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी के मुखालफिन को पैसे दिए गए, बड़ा कमाल इसमें यह था कि जो असद दुरानी साहब थे उन्होंने पीपल्स पार्टी के भी कुछ लीडरों को पैसे दिए। मसलन मलिक मिराज खालिद साहब को दिए पैसे, मसलन गुलाम मुस्तफा खर साहब को पैसे दिए, मसलन एक होते थे कर्नल गुलाम सरवर चीमा साहब जिनको बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने अपना डिफेंस मिनिस्टर बनाया था, उनको भी पैसे दिए। और वो जो असद दुरानी साहब हैं उन्होंने अपनी एक जगह पे हल्फिया बयान में लिखा है कि ये जो आखिरी दो हैं मिराज खालिद और गुलाम सरवर चीमा, दे वर नॉट ऑन द रॉन्ग साइड, इनको सिर्फ फैसिलिटेट किया गया था। तो इनको फैसिलिटेट किया गया था। अच्छा, अल्ताफ हुसैन साहब जो आजकल लंदन में हैं, इनको 2 करोड़ रुपए दिए गए। यूसुफ मेमन साहब के जरिए जवेद हाशमी साहब को भी एक भारी रकम दी गई। इसके अलावा लियाकत जतोई साहब हैं, आफाक अहमद साहब हैं एमक्यूएम हकीकी वाले, इनको भी पैसे दिए गए। खुद मिर्जा असलम बेग साहब जो है इन्होंने भी पैसे लिए। तो मेरे पास एक लंबी लिस्ट है और ये असगर खान केस जो है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब ये केस जो है इसका जिक्र क्यों किया गया है फैजाबाद धरना केस की जजमेंट में, वो मैं आपको बताता हूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको बतानी ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जनरल असलम बेग साहब जिन पर इल्ज़ाम था और वो सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्होंने इल्ज़ाम की तरदीद की, ये इन्होंने अब एक इनकी किताब है, ये उनकी यादाश्तें आप कह लें। उन्होंने एक तवील इंटरव्यू दिया है कर्नल इशफाक हुसैन साहब को और किताब का नाम है इक़्तिदार की मजबूरियाँ। तो इसमें भी इन्होंने इस मुकदमे के बारे में लिखा है कि जी मेरे पे जो इल्ज़ाम लगा था तो उस इन्होंने कहा है जी वो साजिश मेरे खिलाफ जनरल नसीरुल्लाह बाबर ने तैयार की थी, क्योंकि नसीरुल्लाह बाबर जो है वो जनरल वहीद जो उस वक्त आर्मी चीफ थे उनके ज़रिए मेरा ट्रायल करना चाहते थे। जनरल वहीद ने इनकार कर दिया। शायद बकौल असलम बेग साहब के जनरल वहीद भी ये चाहते थे कि अदालत मेरी खातिर मदारत करे। और इसके अलावा असलम बेग साहब जो हैं वो ये कहते हैं जी कि डिनाई कैसे कर रहे हैं, किस ग्राउंड पे कर रहे हैं कि जी मैं इन्वॉल्व नहीं था। वो कह रहे हैं जी कि वही 1975 में जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने आईएसआई को प्राइम मिनिस्टर के मतहत कर दिया था, तो असलम बेग साहब कहते हैं एज आर्मी चीफ आईएसआई तो मेरे मतहत थी नहीं, वो तो प्राइम मिनिस्टर के मतहत थी और जो कुछ भी किया वो तो हमने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो सुप्रीम कमांडर थे उनके कहने पे किया। तो मैंने ये आपको पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया है, जो असलम बेग साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है वो दे दिया है कि उन्होंने कहा जी कि जो कुछ भी किया वो मुझे नहीं था पता। इन्होंने असद दुरानी साहब पे डाल दिया, असद दुरानी साहब ने असलम बेग साहब पे डाल दिया और ये सारा कुछ इस जजमेंट में भी मौजूद है। अब ये जजमेंट जो है, इस जजमेंट की अहमियत ये है कि इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहबान हैं उन्होंने बहुत ही इसमें डिटेल्ड बहस किया है कि सियासत में फ़ौज कैसे मुदाखलत करती है और पार्लिमानी जमहूरियत जो है ये पाकिस्तान में क्यों कमज़ोर हुई है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का क्या किरदार होना चाहिए। और फिर उन्होंने इसका जो पैरा 84 है इस जजमेंट का, उसमें यह कहा है द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान द कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह declared that Pakistan would be a democratic state based on Islamic provisions of social justice. While addressing a gathering of civil officers of Balochistan on 14 February 1948, he said that our present provisional constitution based on the fundamental principles of democracy, not bureaucracy or autocracy,
or dictatorship. Therefore, the military rule, direct or indirect, is to be shunned once and for all. It was wrongly justified in the past that it ought not to be justified in future on any ground, principle, doctrine or theory whatsoever. Military rule is against the dignity, honor and glory of the nation that it achieved after sacrifices. अच्छा, आगे चल के सुप्रीम कोर्ट जो है उसने कहा है जी कि ISI or MI may perform their duties as per the laws to safeguard the borders of Pakistan or to provide civil aid to the federal government, but such organizations have no role to play in the political activities, politics for formulation of or destabilization of political governments, nor can they facilitate or show favor to a political party or group of political politicians individually in any manner which may lead in his or their success. लेकिन आगे जाके फिर उन्होंने डिटेल दी और ये ख्याल किया कि ये ना लगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बतौर इदारा कोई नेगेटिव रिमार्क्स दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्लियर किया कि द आर्म्ड फोर्सेस हैव ऑलवेज सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर द कंट्री टू डिफेंड एनी एक्सटर्नल और इंटरनल एग्रेशन फॉर विच इट बीइंग एन इंस्टीट्यूशन इज डीपली रिस्पेक्टेड बाय द नेशन। ये कहने के बाद उन्होंने कहा द आर्म्ड फोर्सेस इन चार्ज ऑफ देयर फंक्शंस सीक intelligence and support from ISI MI and on account of security threats to the country on its frontiers or to control internal situations in aid of civil power when called upon to do so. However, ISI MI or any other agency like IB have no role to play in political affairs of the country, such as formation or destabilization of government or interfere in the holding of honest, free and fair elections by the Election Commission of Pakistan. Involvement of the officers, members of secret agencies like ISI, MI, IB in unlawful activities individually or collectively calls for strict actions being violative of the oath of their offices, and if involved, they are liable to be dealt with under the constitution and the law. और आगे जाके फिर उन्होंने कहा जी हुकूमत से कि आप असलम बेग साहब और असद दुरानी साहब जो फौज से रिटायर हो चुके हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करें और वो सियासतदान जिन्होंने ISI से पैसे लिए उनके खिलाफ भी आप कार्रवाई करें। लेकिन ये जो जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, इतनी डिटेल जजमेंट, इस पे अमल दरामद ना हुआ। लिहाजा फिर जब 2019 में जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैजाबाद धरना केस की जजमेंट लिखी तो उसमें उन्होंने ये असगर खान केस में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का दोबारा जिक्र किया और दोबारा जो फैजाबाद धरना केस की जजमेंट है उसमें कहा गया कि वो फौजी अफसरान जिन्होंने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हुए सियासत में मुदाखलत की, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो काजी फायज साहब जो है उन्होंने ये जजमेंट तो लिख दी, लेकिन वो जिनके खिलाफ कार्रवाई करवाना चाहते थे, जिन फौजी अफसरान के खिलाफ जिन्होंने तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का जो फैज़ाबाद में धरना था, उस धरने के जो शुरका थे उनको लिफाफों में पैसे डाल के तकसीम किए थे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि फिर उन लोगों ने सदर पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के ज़रिए उन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करवा दिया और फिर वो काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो काफ़ी अरसा तक उसका सामना करते रहे। तो अब जो वो आजकल केस चल रहा है वो मैं उसके मेरिट्स पे नहीं जाऊंगा। वो केस ये है कि जी इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रही फैज़ाबाद धरना केस में जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। तो ये इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फैज़ाबाद धरना केस की जजमेंट में क्लियरली 3-4 बातें कही गई हैं। एक तो वही बात जो असगर खान केस की जजमेंट में कही गई कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इनका पॉलिटिक्स में किरदार नहीं होना चाहिए। आगे चल के उन्होंने कहा जी कि हमें पता चला है फैज़ाबाद धरना केस की जजमेंट में 2019 में ये कहा गया है कि हमें पता चला है कि मीडिया पे गैर एलानिया सेंसरशिप है, ये भी नहीं होना चाहिए। और इसमें जियो और जंग का भी जिक्र है कि हमें पता चला जी कि इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं और पैमरा जो है वो इनको प्रोटेक्शन नहीं दे रही। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको अपना किरदार बड़े सही तरीके से अदा करना चाहिए। तो फैज़ाबाद धरना केस और असगर खान केस की जो जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की, इनको अगर आप गौर से पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगी कि अगर इन जजमेंट्स पे अमल दरामद हो जाए तो सियासत में जो सिक्योरिटी एजेंसीज या इंटेलिजेंस एजेंसीज है इनका किरदार ख़त्म हो जाएगा और फिर किसी इलेक्शन से पहले कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मांगेगी। और फिर अगर कोई जज जो है वो इस तरह की कोई जजमेंट लिखेगा तो उसके खिलाफ कोई रेफरेंस भी फाइल नहीं होगा
और उसको ज़लील और रुसवा करने की कोशिश भी नहीं की जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब के लिए कि फैज़ाबाद धरना केस की जजमेंट जो उन्होंने खुद लिखी थी 2019 में, उस पे अमल दरामद नहीं हुआ। तो उस पे अगर वो अमल दरामद करवा दें तो जो अगला इलेक्शन है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि 8 फरवरी 2024 को होगा, तो वो फेयर एंड फ्री हो सकता है कि अगर फैज़ाबाद धरना केस की जजमेंट पे अमल दरामद हो जाए। अमल दरामद कैसे होगा कि वो फौजी अफसरान जिन्होंने 2017 का जो फैज़ाबाद धरना है, उसमें टीएलपी को फैसिलिटेट किया और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में जिनकी तरफ नाम लेके इशारा किया गया है, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है और उनको सजा मिल जाती है, तो ये पाकिस्तान की तारीख में एक पहला वाक़या होगा कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे अमल दरामद होगा। सियासत में मुदाखलत करने वाले जो फौजी अफसरान या इंटेलिजेंस एजेंसियों के अफसरान हैं, उनको सजा मिलेगी, एक मिसाल बन जाएगी और फिर 2024 के इलेक्शन में शायद खुल्लम खुला मुदाखलत ना की जाए और फिर कोई लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं मांगेगा। तो बात ख़त्म इस पे करूँगा कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल आइन और कानून की बालादस्ती में है। आपके हर मसले का हल 1973 के आइन में मौजूद है। और ये जो इस वक्त बहुत बड़ा मसला है कि जी इलेक्शन में धांधली के खदशात का इजहार किया जा रहा है, तो ये 2 जजमेंट्स हैं, असगर खान केस में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, फैज़ाबाद धरना केस में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। इसमें कहा गया सियासत में इंटेलिजेंस एजेंसियों का किरदार ख़त्म कर दें, तो मामला जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा, पाकिस्तान के बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।